नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप सबका न्यूज़ नशा में स्वागत है और न्यूज़ नशा के तहत विजय फैक्टर में ख़ास तौर से स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। अगले 8, 10, 12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। कल हम बात कर रहे थे बीजेपी के विजय फैक्टर की, एनडीए के विजय फैक्टर की। तो उसमें कमियाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, इसका आकलन करने की कोशिश की थी। और कल मैंने आपसे वादा किया था कि इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा कांग्रेस के या विपक्ष के या फिर यूँ कहा जाए यूपीए प्लस, प्लस, प्लस के विजय फैक्टर की। तो आज उसी की बारी है। तो सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। कांग्रेस की कमान संभाल ली है। बेंगलुरु में 17-18 को विपक्ष की बैठक होने वाली है। 24 दल इसमें शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस इसकी मेजबानी करने वाली है। सोनिया गांधी इससे पहले डिनर देने वाली है। डिनर डिप्लोमेसी क्या रंग लाएगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि वाजपेयी जी के टाइम आपको याद है ना कि कैसे चाय के प्याले में तूफान खड़ा हो गया था, जब सोनिया गांधी, जयललिता और ममता सब आपस में मिले थे। खैर, उस तरफ नहीं जाना चाहते। तो कुल मिलाकर दूसरी बैठक है विपक्ष की। अब यहाँ भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि केसीआर को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। सुना है कि सोनिया गांधी ने खुद केजरीवाल को फ़ोन किया, केजरीवाल आएँगे, नहीं आएँगे। चलिए जितने भी लोग आते हैं, कहानी आगे कहाँ जाती है, सेकंड स्टेप क्या होगा? और ये देखते हुए कि सामने जो सियासी दुश्मन है बीजेपी के रूप में, संघ के रूप में, मोदी के रूप में, अमित शाह के रूप में, वो कितना राजनीति रूप से भारी है, चतुर है, जिसके पास तमाम जाँच एजेंसियाँ हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास आइडियाज़ की इनोवेटिव आइडियाज़ की कमी नहीं है और जिसकी पकड़ मजबूत है। हिंदुत्व वाला मसला हो, राष्ट्रवाद वाला मसला हो या फिर लाभार्थी वाला मसला हो, पकड़ अभी भी मजबूत है। ये बात कांग्रेस को और विपक्ष को ध्यान में रखनी चाहिए। विपक्ष की ख़ासियत क्या है? विपक्ष की मजबूती क्या है? इसका अब जब तक आप आकलन नहीं करेंगे, खुद की नीति, रणनीति नहीं बना सकते। तो बेंगलुरु में क्या होगा? नारा, नीति और नेता। नेता पर कोई बात नहीं होगी। नेता पर य ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, जो होना चाहिए कि कन्वीनर तय हो। तो क्या विपक्ष बंगलुरु की बैठक में कन्वीनर तय कर लेगा? और क्या नीतीश कुमार कन्वीनर के रूप में जो अभी सबसे आगे चल रहे हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी? मुझे लगता है कि नीतीश को कन्वीनर घोषित किया जा सकता है, किसी पार्टी को कोई ऐतराज़ इसमें होना नहीं चाहिए। ख़ास तौर से कांग्रेस को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है नारा की, तो नारा क्या होना चाहिए? नारा अब तक ये रहा है कि मोदी को हटाना है, मोदी को भगाना है, 2024 में सत्ता में आना है। ये नारा ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ये नारा नकारात्मक है। हम क्यों आना चाहते हैं सत्ता में? मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं जिसको हम आकर सही कर देंगे? इसके आस-पास कोई नारा होना चाहिए। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। ये आधार के लिए सही है, लेकिन इस बेस के ऊपर जो इमारत खड़ी करनी है, उसके लिए कोई नारा होना चाहिए। तो क्या सोनिया की अगुवाई में विपक्ष कोई नारा सोच पाएगा? नीति की बात करते हैं, तो नीति भी इसी से जुड़ी हुई है, नारे से ही। मोदी जी की आर्थिक नीतियाँ क्यों खराब हैं? आप आए तो क्या कर लेंगे? मोदी जी की औद्योगिक नीतियाँ क्यों खराब हैं? आप आए तो क्या कर लेंगे? मोदी जी रोज़गार क्यों नहीं दे पाए? आप आए तो कैसे रोज़गार देंगे? मोदी जी पीएसयू बंद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप आए तो क्या करेंगे? ऐसे तमाम मुद्दे हैं, फिर चीन का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, तमाम दूसरे मुद्दे हों, उनकी बात हम नहीं कर रहे। मोटे तौर पर एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ा कैनवास किस रूप में सामने रखा जाएगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। क्या विपक्ष इस सिलसिले में आगे बढ़ पाएगा? ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी समझना है कि उसकी भी कमज़ोरियाँ हैं। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, कांग्रेस विपक्ष को एक करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस दादागिरी करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि जो जहाँ मजबूत है, वो वहाँ मजबूती से लड़े और बाकी लोग वहाँ अड़ंगेबाजी ना करें, तो ये एक आदर्श नीति हो सकती है।
इस पर अमल किया जा सकता है। तो क्या बेंगलुरु में इस सिलसिले में गंभीर बात होगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी, वर्किंग कमेटी बनाई जानी चाहिए कि आर्थिक नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ, सामरिक नीतियाँ, विदेश नीति, इन सब का विकल्प क्या होगा, इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाए जाने चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि विपक्षी पार्टियाँ एक तो हो रही हैं, एक झंडे के नीचे तो हो रही हैं, लेकिन क्यों हो रही हैं? किस लिए हो रही हैं? मकसद क्या है? करना क्या है? किस रूप से सामूहिक रूप से उस चीज़ को अमल में लाना है और वो कौन-सी चीज़ है, जो अक्रॉस इंडिया हिट कर सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि फेडरलिज़्म हो सकता है, संघवाद हो सकता है, कि राज्यों को अधिक अधिकार मिले, हम आए तो राज्यों को और अधिकार देंगे, हम आए तो राज्यों को ये सुख-सुविधाएँ और रियायती दर पर तमाम चीज़ें दी जाएँगी ताकि राज्य अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्या ये फ़ॉर्मूला क्लिक कर सकता है? राहुल गांधी ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में न्याय योजना की एक वकालत की थी जो चली नहीं। उसके तहत था कि देश की जो सबसे गरीब 20% आबादी है, उसको ₹6000 महीना यानी ₹72,000 साल का दिया जाएगा। शानदार योजना थी, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होने वाला नहीं था। 3-4 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता और वो बिका नहीं। तो क्या विपक्ष मिलकर इसको बेच पाएगा? क्या बे महँगाई के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था के दौर में ये न्याय योजना 20% आबादी को, जो हमारा असल वोट बैंक है, जिसमें दलित आता है, आदिवासी आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं और फिर इसके अलावा अ, ओबीसी पिछड़ा बहुत बड़ा वर्ग आता है, तो उसको साधने के लिए एक ये प्रयास हो सकता है। क्या ये गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है? इस पर भी शायद कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को मिलकर विचार करना होगा। तो हम बात कर रहे थे ममता बनर्जी की, जो ममता बनर्जी ने कहा कि जो जहाँ है, वहाँ वो मजबूती से लड़े। इसका मतलब है बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करें। जितनी सीटें ममता के साथ मिलकर तय हो जाएँ मुर्शिदाबाद और उसके आस-पास की कुछ जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं 3, 4, 5, 6 उस पर सहमति हो जाए और वो 190 सीटों पर विपक्ष का कोई नेता नहीं जाए। नेता भाषण देने जाए लेकिन अपना उम्मीदवार नहीं उतारे, जहाँ पर लोकसभा चुनाव पिछले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी-सीधी लड़ाई हुई थी और कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें जीत पाई थी, बीजेपी 175 सीटें जीत गई थी। रियलिटी देखनी पड़ेगी, हकीकत देखनी पड़ेगी कांग्रेस को। कांग्रेस अगर तमिलनाडु में जूनियर पार्टी है, गठबंधन की जूनियर पार्टी है। अगर कांग्रेस बिहार में महागठबंधन की जूनियर पार्टी है, अगर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में, एमवीए में, अब तो नहीं लेकिन पहले जब एनसीपी पूरी एक थी और शिवसेना पूरी एक थी, तो जूनियर पार्टी थी। झारखंड में भी कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को सब कुछ सौंप रखा है। तो फिर बंगाल को लेकर ज़िद क्यों? अगर है तो। सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश को लेकर इतनी ज़िद क्यों? ये बात वैसे अखिलेश यादव से भी पूछी जानी चाहिए कि 80 सीटें हैं, आप कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं? कितने कैंडिडेट हैं? 50, 55 तो बाकी ती 25-30 सीटें तो विपक्ष के लिए बचती हैं, कुछ सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं, कुछ आरएलडी को दी जा सकती हैं और कुछ रावण की पार्टी चंद्रशेखर रावण को दी जा सकती हैं, कुछ छोटी-मोटी और जो पॉकेट्स वाली में पार्टी है, अपना दल का जो कमेरा गुट है, उसको दी जा सकती है। ऐसे कहकर एक बड़ा मट गठबंधन बनाया जा सकता है। ये गठबंधन बनेगा, आपस में विश्वास होगा, तो मुस्लिम वोट भी एक साथ गठबंधन की जेब में जाएगा, उसी की झोली में गिरेगा। इस बात को भी शायद नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए। ख़ास तौर से ये देखते हुए कि बंगाल में अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें कुछ मैं पढ़ रहा था आज सुबह कि अ, जो पंचायत के जो ग्राम पंचायतों की है, वो संख्या थी करीब 3400 के आस-पास, उसमें से सिर्फ 4 बीजेपी 230 जीती, कम जीती ममता 2700 के आस-पास जीती, लेकिन कांग्रेस के हाथ तो सिर्फ 4 आई। अगर आपके पास सिर्फ 4 ग्राम पंचायतें आती हैं, तो आप क्या 4 लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक सकते हैं? ये अपने आप में दिलचस्प बात है। तो कुल मिलाकर कहानी अब ये है कि भले ही एनडीए की चिंता नरेंद्र मोदी करने लगे हों, विपक्ष की एकता को देखकर, लेकिन विपक्ष को
अपना घर देखना है। एनडीए प्लस वो करेंगे ही करेंगे, आखिर उन्हें भी चुनाव लड़ना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और इसके लिए भी वो कोई और कसर नहीं छोड़ने वाले। तो कांग्रेस को भी और विपक्ष को अपनी कमजोरियां देखनी होगी, अपना मजबूत पक्ष देखना होगा और साथ ही साथ कुछ कागजों में उतारना पड़ेगा। 543 में से मान लीजिए 350 सीटें हैं, पौने 400 सीटें हैं, 400 सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस और विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतर सकता है, यानी बीजेपी के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे ममता का हो, चाहे अखिलेश का हो, चाहे वो किसी अन्य विपक्षी पार्टी का हो। फिर कांग्रेस और विपक्ष को मिलकर अब सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है, तो सोनिया गांधी की दोस्ती अच्छी है, सोनिया गांधी का विपक्षी दलों के साथ संबंध अच्छे हैं, 10 साल एक गठबंधन सरकार चलाने का उनको अनुभव है मनमोहन सिंह की सरकार का, तो वो ज़्यादा सहज तरीके से समझौते करा सकती हैं, जिस तरीके से शायद राहुल गांधी बात करने से हिचकते हैं। वैसे सोनिया गांधी के साथ-साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, 80 साल के हैं, दलित हैं, इनके भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इसका फ़ायदा उठाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। राहुल गांधी ने इशारा किया था 4 सीटें कम हो, 4 सीटें ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने इशारा किया था कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और बहुत ज़्यादा ईगो किसी को पालना नहीं चाहिए। ये भी उस समय कहा गया था कि राज्यवार गठबंधन होने चाहिए। तो एक वर्किंग कमेटी क्या इसके लिए भी बननी चाहिए कि जो राज्यवार गठबंधन तैयार कर सके और जिस राज्य में जो प्रादेशिक दल हावी है या प्रभावी है, उसके हिसाब से सीटें तय की जाएँ और वो नाराज़ ना हो इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। विपक्षी पार्टियों की बैठक अपनी अलग जगह है, लेकिन कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है 2024 में, तो कुल मिलाकर जो 190 सीटें हैं, जिसमें सीधा-सीधा बीजेपी का मुकाबला है, वहाँ पहले भी विपक्ष की कोई पार्टी नहीं थी। वहाँ अब भी विपक्ष की कोई पार्टी नहीं होने वाली। वहाँ मुकाबला करना है। और विपक्ष की नज़रें उन 77 सीटों पर ज़रूर होंगी, जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 1 लाख या उससे कम अंतर से जीती थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 20 सीटें थी। अकेले उत्तर प्रदेश की 20 सीटें थी, यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश, कांग्रेस, आरएलडी, चंद्रशेखर रावण और एक आध छोटे दल एक हो जाते हैं, तो कम से कम उन 20 सीटों पर तो बीजेपी को बहुत करारी टक्कर दी जा सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, आगे भी मैं आता रहूँगा और विजय फैक्टर आपके साथ बैठकर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।